नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात, नौत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ का दौरा है। बड़ी जानकारी लखनऊ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगी और IIIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इस समारोह में शामिल होने की बात सामने आई है। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ का दौरा है। तो 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ का दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें लखनऊ से, जहां 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ का दौरा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा और डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति। अहम खबर IIIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने की बात सामने आई है। IIIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने की बात लखनऊ से खबर। 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ का दौरा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेलंगाना से अगली बड़ी जानकारी, जहां रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का संभालेंगे पद। हिमाचल के सीएम सुखबीर इसमें शामिल होंगे और आज 11 बजे के लगभग, यानी अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने की बात सामने आई थी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। तो यह अहम खबर, जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे हिमाचल के सीएम सुख भी शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का संभालेंगे पद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू भी शामिल होंगे, तो हिमाचल के सीएम सुक्खू भी होंगे शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें, तेलंगाना से खबर, रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। तेलंगाना से अहम जानकारी, रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अहम खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह अहम खबर, जहां हिमाचल के सीएम सुक्खू भी इसमें शामिल होंगे।
तो हिमाचल के सीएम सुक्खू भी इसमें होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से अगली खबर, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल हो सकता है राज्यसभा में पेश, और कल लोकसभा में पास हुआ था बिल, आज से राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई मायनों में बेहद खास ये बिल राज्यसभा में आज पेश हो सकता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई मायनों में खास ये बिल आज राज्यसभा में पेश हो सकता है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल हो सकता है पेश। दिल्ली से बड़ी जानकारी, संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, कल लोकसभा में पेश हुआ था बिल और अब इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से खबर, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल हो सकता है पेश और राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां लोकसभा में पास हुआ था बिल। और दिल्ली से खबर, संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल हो सकता है पेश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और लोकसभा में पास हुआ था बिल। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर एक बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवेश, संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, बेहद अहम इस बिल को माना जा रहा है। लोकसभा में पास कराया जा चुका है और राज्यसभा में पेश होगा आज। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी बहुत देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बिल की जो रूपरेखा तैयार की है उसको राज्यसभा में लाने वाले हैं, और बहुत जल्दी राज्यसभा में कोशिश ये है कि उसको पास कराकर जो है कानून बनाकर उसको जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, वहां के लोगों की भलाई के लिए बताकर उसको जो है पास कराकर कानून पास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमने देखा था कि हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा में पास हो गया था, और आज राज्यसभा में इसको लाने की पूरी तैयारी बात करें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा चुकी। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पूरी तैयारी भले ही की जा रही हो, लेकिन प्रवेश विपक्षी जो है वो इस बिल को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं और बड़ा हमला जो है उनकी ओर से बोला जा रहा है। कल भी जब अमित शाह की ओर से एक लेटर पढ़ा जा रहा था तब हमने देखा कि विपक्षियों ने किस तरीके का हंगामा किया था। आज भी इस तरीके के हंगामे के आसार क्या राज्यसभा में भी दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में भी पूरे हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि कल जब ये बिल लोकसभा में पढ़ा जा रहा था या बात करें लाया जा रहा था तब भी हंगामा हुआ था। और इसके अलावा जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, जब वो एक रूपरेखा पर चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान भी हमने देखा था कि जो लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था। और इसके अलावा कई ऐसे चर्चा है, ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष ने कल भी हंगामा किया। और इसके अलावा कल में जब हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से जब डीएम के सांसद का जो गोमूत्र वाला बयान था उसको लेकर हंगामा हुआ था, काफी हंगामा के आसार भी बढ़ गए थे। और जिसके बाद हमने देखा था कि डीएम के सांसद ने खुद माफी मांगकर इस मामले को शांत किया था। लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरीके से हम पिछले कई सदन की भी बात कर लें, जो सत्र की भी बात कर लें, जो चलते हैं तो लगातार हंगामे की बेर चलते हैं, और ये अमूमन हमने अक्सर देखा है। और आज भी जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हंगामा होने के पूरे आसार। बिल्कुल, हंगामा होने के पूरे आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं, और देखना होगा कि क्या कुछ हंगामा विपक्षियों की ओर से होता है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा में बिल पेश किया जा सकता है। लोकसभा में पास हुआ था बिल कल, और आज से राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। दोपहर 3 बजे दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा। केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर मुलाकात की भी बात सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम योगी। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी जानकारी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। दोपहर 3 बजे दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा। और केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात। तो केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा है, बताया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। पूरी जानकारी उनके शेड्यूल से जुड़ी क्या है आपके पास? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वो सीधे तौर पर मैं बता दूं कि विशेष तौर पर जो बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल करी है उसको लेकर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा योगी जो है केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और उनका मकसद है या चर्चा करने की जो वजह है, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर खबर आ रही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सीएम का चेहरा है उसको लेकर चर्चा होनी है। और जिसमें योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका भी बताई जा रही है, चर्चा होगी जिसमें वो अपनी राय देंगे। या बात करें सीधे तौर पर मैं बता दूं कि किसी भी नाम पर एक मोहर मारेंगे, जिसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व उनके नाम के मोहर पर जो है चर्चा करेगा। और उसके बाद अगर ऐसा संभव हुआ तो वो बहुत जल्दी जो राजस्थान के सीएम का नाम है वो आपके सामने होगा। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर आज कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी होनी है। लेकिन प्रवेश, जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जब जाएंगे उस दौरान आसपास की कई अहम चीजों का भी निरीक्षण वो करने वाले हैं। कई अथॉरिटीज का बताया जा रहा है वो समीक्षा करेंगे, बैठकें भी करेंगे। और इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। उससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज से 6 दिन पहले भी एक जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है प्रगति मैदान दिल्ली में एक व्यापार मेले से संबंधित एक आयोजन किया था, जिसमें गोरखपुर की बात करें, विशेष तौर पर वहां से संबंधित जो भी हाथ की कला हस्तकला है उसका प्रदर्शनी लगाई थी। जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गोरखपुर में अगर कोई आकर मतलब बिजनेस को बढ़ावा देना चाहता है या उससे संबंधित कुछ चाहता है तो उसका स्वागत है। इसके अलावा लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो यूपी में कई तरीके के बदलाव की चेंज कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो है उनके नेतृत्व में जो है उसकी नींव रखी गई थी। और जब उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उसका जो आसपास का इलाका है जहां पर ये सारी योजना है वो भी काफी डेवलप हो रहा है। और उसमें काफी बदलाव देखे जा रहे हैं, वो उसकी रूपरेखा देखने की चर्चा है। और इसके अलावा मैं बता दूं कई इंडस्ट्री से वो मुलाकात करके सीधे तौर पर यूपी में उनको जो है एक तरीके का न्योता देने की बातें भी सामने आ रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर कई अहम चीजें सामने आई। शुक्रिया आपका प्रवेश, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है और बताया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी और केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात। और दिल्ली से खबर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है। अहम खबर आपको हम बता दें। और इस बीच अहम खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं। गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो गाजियाबाद से खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की अहम खबर गाजियाबाद से आपको हम बता दें, जहां पर एक कारोबारी से 50 लाख की लूट का मामला सामने आया है। तो कारोबारी से 50 लाख की लूट का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। कबीरनगर इलाके की पूरी घटना। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां गाजियाबाद से बड़ी जानकारी सामने आई है। व्यापारी से बड़ी लूट की बात कही गई। और इंदिरापुरम का रहने वाला है कारोबारी। 50 लाख की लूट का मामला कारोबारी के साथ सामने आया है।
और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है। कविनगर इलाके की ये पूरी घटना है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें तो यह अहम खबर, जहां पर एक कारोबारी से 50 लाख की लूट की गई। तो एक कारोबारी से 50 लाख की लूट का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। कविनगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इंदिरापुरम का रहने वाला है कारोबारी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, बड़ी लूट हुई है और बताया जा रहा है कि पूरे मामले में अब तक कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया गया। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जो मामला है गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट। हालांकि कारोबारी को बंधक बनाकर ये लूट की गई है और जो पैसे का जो लेन देन था, जिसको लेकर अभी जो कारोबारी है वो भी कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आने से बच रहा है, क्योंकि जो अभी तक की जो सूचनाएं हैं, जिस तरह जो जानकारी आ रही है, जो पैसा है वो कहीं ना कहीं हवाले का, यानी कहा जा सकता है कि एक तरह से अवैध या 2 नंबर का जो पैसा था, कहीं ना कहीं व्यापारी उस बात से बचना चाहता है कि मीडिया में बातें आए। वही जो पैसा है उसका हिसाब भी उसे देना होगा। वही पुलिस की बात करें तो पुलिस इस बड़ी लूट की घटना से बचना चाहती है, मीडिया से भी इस घटना को छुपाए रखा। हालांकि बात करें तो कल रात जब यह घटना हुई उसके बाद से अभी तक भी पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस के अधिकारियों से जब इस विषय पर बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस के अधिकारियों का इस विषय पर केवल यही कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लूट की जो घटनाएं हैं, जिस तरह गाजियाबाद में लगातार अपराध हो रहे हैं और अपराधी यहाँ पर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस कहीं ना कहीं कमिश्नरेट बनने के बाद से विफल भी नजर आ रही है। 50 लाख की जो घटना है, इसे बहुत बड़ी घटना माना जा सकता है कि जिस तरह से जो कारोबारी था उसको पहले बहाने से बुलाया गया और फिर जो पैसे थे, जो वहां पर लेन देन हो रहा था, वहां पर उसको बंधक बनाया गया और रकम को लेकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। और पुलिस अभी तक केवल जांच की बात कर रही है। पुलिस का केवल यही कहना है कि अभी शिकायत के आधार पर जांच कर रहे हैं और जो जांच में चीजें सामने आएंगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ टीमें बना दी गई हैं और टीम इस काम में लगी हुई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया, जो अपराधी थे वो भी काफी सातिर किस्म के थे कि जिन्होंने पूरी जो मुखबरी थी। हालांकि इस घटना में अभी तक जब घटनाएं सामने आएंगी तो हो सकता है कि कोई कारोबारी का जो नजदीकी है वो भी इस घटना में शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो पैसे की जो खबर थी, जो सूचना थी, आखिर बदमाशों तक कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी कई मामलों एंगल से इस विषय पर जांच कर रही है। वहीं मीडिया के सामने जो मुख्य पीड़ित है, जब पीड़ित से बात करने की कोशिश की गई तो पीड़ित अभी भी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संभावना है कि पीड़ित जो पैसे थे, जो रकम थी, उसका कहीं वो हिसाब की बातचीत हो या फिर उसको किस तरह से मैनेज करना है, उस विषय में जो व्यापारी है वो बच रहा है। तो बड़ा कारोबारी है और बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह का खुलासा करेगी और कब तक इस जो कारोबारी के साथ जो 50 लाख रुपए की लूट हुई है, इस घटना का अनावरण कर पाएगी। हालांकि पुलिस के तमाम दावे रहे हैं कि जल्द से जल्द घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिनों की पहले की बात करें तो तमाम ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां पर जो व्यापारी थे उनके द्वारा फर्जी खबर भी दी गई थी। लेकिन जो ये घटना है यह बिल्कुल अलग तरीके की घटना है और जिस तरह से जो व्यापारी था उसके साथ लूट की गई। हालांकि जो व्यापारी के नजदीकी है उनका कहना है कि जो घटना हुई है उससे व्यापारी दहशत में है, इसलिए वो मीडिया के सामने अभी नहीं आ पा रहा। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच करनी पुलिस को जांच जारी है और जांच चल रही है और जांच के बाद ही इस तमाम मामले का खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में जांच के बाद ही क्या कुछ सच सामने आता है वो जरूर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ में साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जयवीर, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बताए थे जहां पर कविनगर इलाके में ये घटना हुई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, लूट की बात सामने आई है। तो लूट की बात सामने आई है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं गाजियाबाद से बड़ी खबर।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कल अयोध्या आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे अमित शाह। कल गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं अमित शाह और गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं अमित शाह। संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गोंडा के बाद अयोध्या भी जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो यहाँ खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे अमित शाह। कल गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अयोध्या आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। अयोध्या से आम खबर, और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या का संभावित दौरा है, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी गर्मा जी, आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी तो यहाँ पे प्रशासन द्वारा या राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना यहाँ पे कोई सूचना है कि यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना प्रशासन यहाँ पे तैयारी कर रहा है। अब हो सकता है कि कोई सूचना हो यहाँ पे, अभी न राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ना कोई सूचना दी है और ना यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई सूचना दी है कि गृह मंत्री यहाँ अयोध्या आ सकते हैं। बाकी कल का समय बताएगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है और अमित शाह पहुंचते हैं नहीं, फिलहाल इसको लेकर दुविधा है, लेकिन जा सकते हैं, तैयारियों का रुख कर सकते हैं। शुक्रिया आरपी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कल गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, और गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं अमित शाह। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे अमित शाह। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे अमित शाह। गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं अमित शाह। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, लखनऊ से खबर, जहां पर राजधानी में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। बड़ी जानकारी, इंदिरानगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की बात सामने आई है। एनके रोड, इटौंजा, मलिहाबाद में डेंगू के केस मिले। लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनके रोड, इटौंजा, मलिहाबाद में डेंगू के केस मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और लखनऊ से खबर, राजधानी में मिले डेंगू के 5 नए मरीज। तो राजधानी में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। इंदिरानगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, एनके रोड, इटौंजा, मलिहाबाद में डेंगू के केस मिलने की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, जहां इंदिरानगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की बात सामने आई है। तो डेंगू की पुष्टि हुई। एनके रोड, इटौंजा, मलिहाबाद में डेंगू के केस मिले हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। लखनऊ से बड़ी जानकारी, राजधानी में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। और इंदिरानगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की बात सामने आई है। और भरत सेठी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। भरत, राजधानी में डेंगू के मरीज 5 नए मिले हैं, यानी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या तैयारियां हैं फिलहाल अस्पतालों में इससे निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, ये कहा जाता था कि सर्दी और ठंड आते ही डेंगू के मामलों में कहीं ना कहीं कमी आती है, लेकिन अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ में कमी जरूर आई, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो चिंता में है, और लगातार जो प्रयास किए गए थे कि डेंगू से बचने के लिए तमाम हॉस्पिटल्स में उपाय जो किए गए थे, बेड लगाए गए थे, डेंगू वार्ड बनाए गए थे, वो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि डेंगू के मामले खत्म नहीं हो रहे, जिस कारण लगातार डॉक्टर्स की जो टीम निगरानी कर रही है। जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके डेंगू के टेस्ट भी हो रहे हैं। वायरल बुखार के साथ साथ डेंगू भी अपना जो कहर है उसने बरपाया, और लगातार मामले सामने आ रहे थे। अब ये कहा जा रहा था कि दिसंबर के मंथ तक या नवंबर के आखिर तक डेंगू के मामले पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं मिला।
डेंगू के मामले दिसंबर की 7 तारीख हो चुकी है, उसके बाद लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर मामलों की बात करें तो 5 नए मामले आए हैं डेंगू के, जिससे कई जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि डेंगू के मामले जब आते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स की कमी आती है, खून की कमी आती है, तो उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। लेकिन अगर अभी बात करें डेंगू के आंकड़ों को लगातार मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लगातार डेंगू के आंकड़े जिस तरीके से मिल रहे हैं, लोगों को सावधानी आगे भी बरतनी पड़ेगी। जी शुक्रिया आपका भरत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और 2 मरीजों में इंदिरानगर क्षेत्र में भी पुष्टि हुई है। एनके रोड, इटौंजा, मलिहाबाद में भी डेंगू के केस मिलने से लोगों में डर भी बैठ गया है। बड़ी जानकारी, लगातार बढ़ते मरीजों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से राजधानी में डेंगू के 5 नए मरीज मिले। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इंदिरानगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। हर जिले में जिला स्तरीय सम्मेलन का करेगी आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। करीब 25 लाख घरों तक पहुंचने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और करीब 25 लाख घरों तक पहुंचने का पार्टी का लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और लखनऊ से खबर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं। तो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आम खबर आपको हम बता दें, और हर जिले में जिला स्तरीय बैठक के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, करीब 25 लाख घरों तक पहुंचने का पार्टी का लक्ष्य। भरत सेठी हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। भरत, आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, कई सम्मेलन की भी बात सामने आ रही है, कई सम्मेलनों का आयोजन होना है। निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव है, 2024 में चुनाव होना है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी अपनी जो कमर है वो कसती नजर आ रही है। लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, लोगों के घर तक पहुंच रही है। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 25 लाख घरों में जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो पहुंचेंगे और जो आम आदमी पार्टी के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से संजय सिंह को जेल में डाला गया है, और जो पत्र संजय सिंह ने जेल से लिखा था, वो उसका हकीकत जाके लोगों तक सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर भी अपने आप को मजबूत कर रही है तमाम जगह। अब चुनाव के नजदीक बहुत कम समय बाकी है, जिसको लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी कमर कसती नजर आ रही है। और खासतौर पर वो उनका एक लक्ष्य है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जिस तरह से लोकसभा में जो सीट्स को ज्यादा से ज्यादा उनके पास सीट मिले, जिसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो आम आदमी पार्टी कर रही है। अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में तमाम बार बैठकें भी हो चुकी है, जैसे तमाम कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के मौजूद रहे थे और कहीं ना कहीं ब्लॉक्स निर्धारित किए गए और हर जगह घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की जो भरत की आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। भरत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाए जाने की बात सामने आई है और करीब 25 लाख घरों तक पहुंचने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तमिलनाडु में बाढ़ से करीब 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। स्कूल कॉलेज लगातार चौथे दिन बंद हैं। तूफान के चलते 15 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। तूफान में 54 से 47 साल बाद ऐसे हालात। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग प्रभावित।
तूफान में 34 से 47 साल बाद ऐसे हालात। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग प्रभावित। नोएडा से खबर, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले कोचिंग सेंटरों पर एक्शन। अलग अलग इलाकों में 32 कोचिंग सेंटर बंद कराए गए। शिक्षा विभाग ने 12 टीमों का गठन किया। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग सेंटरों पर एक्शन, अभियान जारी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले कोचिंग सेंटर होंगे बंद। अलग अलग इलाकों में 32 कोचिंग सेंटर बंद। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन। अलग अलग इलाकों में 32 कोचिंग सेंटर बंद कराए गए। अभियान जारी, बिना रजिस्ट्रेशन वाले कोचिंग सेंटर होंगे बंद। अलग अलग इलाकों में 32 कोचिंग सेंटर बंद कराए गए। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट में 2.5 से 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन कुल 4 सत्र होंगे। कल सुबह 10:20 पर पीएम मोदी देहरादून पहुंचेंगे। राज्यपाल और सीएम धामी पीएम का स्वागत करेंगे। कल पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। देश के 6 प्रमुख उद्योगपतियों का भी संबोधन होगा। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विजन रखेंगे। बता दें कि कल सुबह 11:34 पर प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। इन्वेस्टर समिट में 2.5 से 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव का संबोधन होगा। पहले दिन उद्योग और ऑटो फार्मा, शिक्षा क्षेत्र में सेशन, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित 4 सत्र होंगे। खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नेहरू की गलतियों के कारण पीओके बना है। अमित शाह ने कहा कि 2 बड़ी गलतियां पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुई उनके कारण सालों तक कश्मीर को भुगतना पड़ा है। जब हमारी सेना जीत रही थी तब पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जन्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कहा कि अगर सीज फायर 3 दिनों की देरी से हुई होती तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का आज हिस्सा होता।
नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। सब जानते हैं, जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए मारे। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे। मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ा। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 300 से, क्या हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में, ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये इसका हाथ। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तित कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें
और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से दिल्ली में अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने भी पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय पूंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पूंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चला जाता। उस समय और कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सुझाव दिया था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी ने भी अमित शाह पर जवाब देते हुए कहा कि आज नेहरू जी नहीं है, इससे बीजेपी पुराने मामलों को उठा रही है। देखिए, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए वो बताया। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है, गलत तथ्यों को रखना। आपके पास क्या सेना थी उस समय, कितनी सेना थी, एक दिन में किस तरह वो मुकाबला करते थे, कितने टैंक थे, कितने हवाई जहाज थे, युद्धक। 3 दिन तो छोड़िए, परिस्थितियां रही होती तो जरूर हुआ होता। कुछ स्थिति ऐसी थी कि ये नहीं हो सकता था। और आज बोलने को आप बोल जाइए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ जवाब देने के लिए नहीं। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती, पंडित जवाहरलाल ने एफोर्ट नहीं किया होता, तो आज़ाद कश्मीर की जगह श्रीनगर हमारे पास ना होता। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से जहां पिछले 5 महीने में नमदारों का मानदेय नहीं आने के विरोध व अपने विभिन्न मांगों को लेकर नमदारों ने शाहबाद के उधम सिंह पार्क में एक बैठक की है। नमदारों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 5 महीने में उनका मानदेय नहीं आया, इसके विरोध में वो अपनी अन्य विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने मीटिंग रखी है। उन्होंने कहा कि गांव के आधे से ज्यादा प्रशासनिक कार्य नमदारों के द्वारा किया जाता है और सरकार नमदारों को कम करने पर लगी है और जो मौजूदा नमदार हैं उनका भी मानदेय पिछले 5 महीने से अभी तक नहीं आया। उन्होंने सरकार से प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनका मानदेय जल्द दिया जाए और उनकी जो अन्य मांगे हैं उनको भी माना जाए। यहाँ पे मानदेय नहीं पड़ता है, बहुत लेट पड़ता है, चक्कर काटते रहते हैं, कोई मानदेय के लिए यानी कि वो नहीं करते हैं, बजट नहीं है, ये नहीं है, कल आएगा परसों आएगा ये आएगा, ऐसे ही चलाते रहते हैं। हम अधिकारियों से भी मिलते हैं, हमारे प्रधान साहब, परंतु कोई सुनाई नहीं होती। ये 5 महीने हो गए लगभग, कोई मानदेय नहीं दे रहे हैं। बाकी तहसीलों कईयों को हालिया हमने टेलीफोन करके पूछा, हमारा आ जाता था, पता नहीं अभी पिछले 5-6 महीने से क्या हुआ, कैसे कहाँ कोई गड़बड़ हो रही है जो कि नहीं पा रहे हैं। आज के बल्लभगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक निर्दयी मां अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर चली गई, तो वहीं से गुजरने वाले राहगीरों ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी
और उसने देखा कि झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बालवगढ़ महिला थाना की प्रभारी गीता ने तुरंत बच्ची को झाड़ियों से निकालकर सिविल अस्पताल भिजवाया। तो वहीं बच्ची के परिजनों की जांच कर रही है पुलिस। हमें कल कॉल आती है कि जी मलेरना रोड के पास सड़क में जंगल में एक बच्ची पड़ी हुई है, रो रही है। जैसे हमें सूचना मिली, मेरा स्टाफ तुरंत मौके पे पहुंचे। वहां जाकर देखा एक ठंड में एक छोटी सी बच्ची जो 1-2 दिन की है केवल, वो रोने लग रही थी। मैंने बच्ची को उठाया, टॉवल में लपेटा और उसको तुरंत उपचार के लिए बीके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई, आगे क्या कार्रवाई चल रही है, कहाँ से थी बच्ची, कैसे थी? देखो, फिलहाल बच्ची के पेरेंट्स का पता नहीं चला है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पेरेंट्स को ढूंढ रही है, रिकॉर्ड्स प्राप्त कर रही है। पर कस्बा सनौर में दुकानों पर 14 वर्ष से भी कम आयु के जो बच्चे कार्य कर रहे थे उन पर कार्रवाई करते हुए लेबर कोड विभाग के इंस्पेक्टर हरमनप्रीत कौर की टीम के द्वारा दुकानदारों की चेकिंग की गई है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिली थी कि दुकानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उस पर दुकान में दारू का द्वारा काम करवाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को दुकान पर काम करते हुए पूछताछ के लिए चाइल्ड विभाग कार्यालय में लेकर गए, जिससे जानकारी हासिल हो सके इन बच्चों से कौन कार्य करवा रहे थे। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर जयपुर से है, जहां सुखदेव सिंह गोगा मुएड़ी की हत्या पर बीजेपी नेता दिया कुमार ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आप किसी की सुरक्षा कैसे कम कर सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपको पत्र और लेखराज की सुरक्षा कैसे कम की जा सकती। उन्होंने टीवी चैनलों के सामने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं फिर भी कुछ नहीं किया गया और उसकी जांच होनी चाहिए, सरकार ने ऐसे क्यों किया। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, कल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का होगा आयोजन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया जा रहा आयोजन, सीएम धामी ने की मीटिंग। सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट की समीक्षा। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने की मीटिंग। सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ की मीटिंग, इन्वेस्टर समिट को लेकर की समीक्षा। सीएम ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा।
कल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की। निवेशकों से अतिथि देवो भव की भावना से मिले। सीएम ने कई इंस्ट्रक्शंस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कल उत्तराखंड ग्लोबल समिट का आयोजन है, जिसको लेकर सीएम धामी ने समीक्षा की है। सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा। वार्षिक निवेशक सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन। निवेशकों से अतिथि देवो भव की भावना से मिले। सीएम ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े पर कार्रवाई। नोएडा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर अश्वित सिंह के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। और इसी बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से बड़ी खबर,
कानपुर से बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को किया तलब। आर.के. सरकार है कानपुर। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।